नेक्स्ट हम देखते हैं सर्जिकल रिपेयर। रोटेटर कफ के डैमेज के अंदर सर्जिकल रिपेयर हमें कब रिक्वायर होती है? जब रोटेटर कफ का कंप्लीट टीयर हो या फिर रोटेटर कफ का पार्शियल टीयर हो। पीछे हम पढ़ के आए कि कॉन्जेंटल केसेस के अंदर क्या होता है कि बोन का एक्स्ट्रा पार्ट होता है जो टेंडन के साथ जो है वो रगड़ खा रहा होता है, टेंडन वहाँ से रप्चर हो रहा होता है। इसमें हम क्या करेंगे, जो बोन का एक्स्ट्रा पार्ट है उसको सर्जरी करके वहाँ से रिमूव कर देंगे। डेब्राइबमेंट कहते हैं इसे हम, या रिसेक्शन कहते हैं। बोन के एक्स्ट्रा पार्ट को डेब्राइब कर देंगे या फिर उसको उसकी रिसेक्शन कर देंगे, ठीक है। और वहाँ पे जो टेंडन है उसको दोबारा से, जो टेंडन रप्चर हुआ है उसको वहाँ पे सूचर कर देंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास ऑपरेटिव प्रोसीजर्स। ऑपरेटिव प्रोसीजर्स के अंदर 3 प्रोसीजर्स आते हैं। नंबर 1 पे है आर्थ्रोस्कोपी, नंबर 2 पे है ओपन प्रोसीजर और नंबर 3 पे है मिनी आर्थ्रोस्कोपी। सबसे पहले हम देखते हैं ओपन प्रोसीजर। ओपन प्रोसीजर के अंदर हम एक लार्ज इंसिजन लगाते हैं। ओपन प्रोसीजर के अंदर हम मसल की डिटैचमेंट भी करते हैं। रोटेटर कफ तक हमें पहुंचने के लिए हमें मसल की डिटैचमेंट करनी पड़ती है और सुपरफिशियल जो मसल पड़ा होता है वो डेल्टॉइड होता है। डेल्टॉइड मसल की हम डिटैचमेंट करते हैं तो हमें फील्ड क्लियर हो जाता है और रोटेटर कफ को हम फिर वहाँ पे सूचर कर लेते हैं। सेकंड प्रोसीजर है वो है आर्थ्रोस्कोपी। आर्थ्रोस्कोपी के अंदर हम कोई भी मसल की डिटैचमेंट नहीं करते और आर्थ्रोस्कोपी के अंदर हम स्मॉल कट्स लगाते हैं। स्मॉल कट्स लगाकर जो वहाँ पे टेंडन रप्चर होता है उसको वहाँ पे सूचर कर देते हैं। लास्ट जो ऑपरेटिव प्रोसीजर है वो है मिनी आर्थ्रोस्कोपी। मिनी आर्थ्रोस्कोपी में हम ना तो ओपन प्रोसीजर जितना लार्ज कट लगाते हैं और ना ही आर्थ्रोस्कोपी जितना छोटा कट लगाते हैं। इसमें हम इन दोनों के दरमियान में कट लगाते हैं और इसमें हम मसल को डिटैच नहीं करते बल्कि इसमें हम डेल्टॉइड मसल को लॉन्गिट्यूडनली कट कर लेते हैं, लॉन्गिट्यूडनली स्प्लिट करते हैं तो वहाँ से फील्ड क्लियर हो जाती है और फिर हम रोटेटर कफ को वहाँ पे सूचर कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है टेंडन रिपेयर। टेंडन रिपेयर के 2 मेथड हैं, एक है टेंडन टू टेंडन अटैचमेंट और दूसरी है बोन टू लिगामेंट अटैचमेंट। टेंडन टू टेंडन अटैचमेंट हम रोटेटर कफ मसल्स के लिए यूज़ करते हैं और इसमें हम क्या करते हैं कि एक टेंडन को पकड़ के दूसरे टेंडन के साथ सूचर कर देते हैं। और बोन टू लिगामेंट अटैचमेंट हम नी के प्रोसीजर्स में यूज़ करते हैं। बोन टू लिगामेंट अटैचमेंट जो है ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्रोसीजर होता है एज़ कम्पेयर टू टेंडन अटैचमेंट। तो नी के प्रोसीजर्स में हम इसलिए इसे यूज़ करते हैं, एक तो ये स्ट्रॉन्ग प्रोसीजर और नी के ऊपर बहुत ज़्यादा बॉडी का वेट लोड आ रहा होता है। उस लोड आने की वजह से वहाँ पे टेंडन और लिगामेंट के रप्चर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, ठीक है। बार बार टेंडन और लिगामेंट रप्चर हो सकते हैं, इसलिए हम वहाँ पे बोन टू लिगामेंट वाला स्ट्रॉन्ग प्रोसीजर यूज़ करते हैं। इसमें हम करते हैं क्या, बोन टू लिगामेंट अटैचमेंट हम करेंगे किस तरह। टेंडन की जो है वो स्ट्रेंथ ऑलरेडी कम हो चुकी होती है, हम उसे यूज़ नहीं कर रहे होते जिसकी वजह से उसकी स्ट्रेंथ कम हो जाती है। तो इसमें हम क्या करते हैं कि हम जो टेंडन है ना वो किसी और पार्ट से लेते हैं, किसी और पार्ट से हम टेंडन उतारते हैं और उस टेंडन के साथ ऑलरेडी बोन अटैच होती है, थोड़ी सी बोन उसके साथ अटैच होती है। फिर जहाँ पे हमने इस टेंडन को अटैच करना है वहाँ पे हम बोन के अंदर ड्रिल करते हैं और इस बोन के पार्ट को वहाँ पे अंदर इंसर्ट करके फिक्स कर देते हैं। इसमें अटैचमेंट जो है वो ज़्यादा फिक्स और टाइट होती है और ये एक स्ट्रॉन्ग प्रोसीजर होता है जैसा कि मैंने पहले बताया। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है पोस्ट ऑपरेटिव मैनेजमेंट। पोस्ट ऑपरेटिव मैनेजमेंट हमने मैक्सिमम प्रोटेक्शन फेज़ के अंदर कैसे करनी है। इसमें हमने पहले 1 से 2 हफ्तों के अंदर आइसोमेट्रिक्स करवानी है और पार्शियल वेट बेयरिंग करवानी है और इसके अंदर हमने रिफ्लेक्स मसल इनहिबिशन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है कि रिफ्लेक्स मसल इनहिबिशन ना हो जाए। रिफ्लेक्स मसल इनहिबिशन किस तरह होती है, वो मसल जिसने मूवमेंट करवानी है अगर हम उसे फौरी तौर पे कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेंगे तो उसे सिग्नल नहीं जाते और पेन होती है। पेन होती है तो मसल खुद को इनहिबिट कर लेता है और मूवमेंट अलाउ नहीं करता। पेन की वजह से मूवमेंट नहीं होगी, कंटिन्यूसली मूवमेंट नहीं होगी, ब्रेन को कंटिन्यूस सिग्नल जाएगा कि इस पार्ट की मूवमेंट नहीं होनी, तो मसल जो है वो वहाँ पे सीवियर मसल इनहिबिशन के अंदर चला जाएगा और इसकी रिकवरी जो है वो बहुत मुश्किल होती है। और हमने क्या करना है कि जो एबडक्शन है वो पास 90 डिग्री बिल्कुल नहीं करवानी, फुल एबडक्शन तो बिल्कुल भी नहीं करवानी और पास 90 तो बिल्कुल भी नहीं लेके जानी और एक्सटर्नल रोटेशन जो है वो पास 40 डिग्री बिल्कुल भी नहीं करवानी। स्टार्टिंग फर्स्ट 4 वीक्स के अंदर हम एक्सटर्नल रोटेशन अप टू 15 डिग्री तक करवा सकते हैं और
अबडक्शन हमने एक्टिव एबडक्शन नहीं करवानी बल्कि असिस्टेड एबडक्शन करवानी है 60 डिग्री तक। और एबडक्शन हमने स्कैपुलर प्लेन में करवानी है। स्कैपुलर प्लेन के अंदर शोल्डर के ऊपर कंप्रेशन या लोड कम आता है। शोल्डर पे फ्लेक्शन भी नहीं करवानी, और अगर करवानी भी है तो माइनर 10 डिग्री तक। पोजीशन किस तरह रखनी है, हमने एल्बो फ्लेक्शन में होनी चाहिए और हैंड न्यूट्रल पोजीशन में होना चाहिए। जौन सा मसल इन्वॉल्व है, जिस मसल का टीयर हुआ है उसके अकॉर्डिंग ही हमने जो है वो केयर करनी है। लाइक अगर रोटेटर कफ है तो हमने उसका फंक्शन मतलब लाइक अगर सबस्कैपुलैरिस हमारा हुआ है डैमेज, उसका टीयर हुआ है तो उसका फंक्शन क्या है, एक्सटर्नल रोटेशन एंड एबडक्शन। ठीक है, एबडक्शन भी हमने जो है वो नहीं करवानी, ठीक है, क्योंकि वो उसका फंक्शन है, वो उसका टीयर हुआ है, वो उसे करवाएगा तो मज़ीद टीयर होगा उसका। इस तरह जो मसल का जौन सा फंक्शन है हमने वो उसे नहीं करवाना। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि 4 वीक्स तक हमने क्या करना है, 1 पाउंड तक हम वेट उठा सकते हैं, जिसमें कॉफ़ी का मग आता है। रोटेटर कफ डैमेज के अंदर हमने 6 से 12 हफ्तों तक वेट बेयरिंग नहीं करनी। और हमने मल्टीपल एंगल आइसोमेट्रिक्स करवानी है स्कैपुलोथोरेसिक रीजन की और एल्बो की। इससे क्या होता है कि शोल्डर के ऊपर ज़्यादा मूवमेंट नहीं आती, और एक्टिव एबडक्शन बिल्कुल नहीं करवानी, जैसे मैंने पहले भी बताया है। एक्टिव एबडक्शन हमने क्यों नहीं करवानी, क्योंकि जब डेल्टोइड कंट्रैक्ट करता है, डेल्टोइड जो है हमारा पास 90 डिग्री जो है वो कंट्रैक्शन करवाता है जब एबडक्शन होती है। तो डेल्टोइड जब कॉन्ट्रैक्ट करता है तो जो ह्यूमरस का हेड है वो अपवर्ड पुल हो जाता है। उसकी वजह से क्या होता है कि रोटेटर कफ हमारा अभी पहले ही डैमेज है, वो हील नहीं हुआ। जब तक रोटेटर कफ कम्प्लीटली हील नहीं हो जाता, पास 90 डिग्री एक्टिव एबडक्शन नहीं करवानी, वरना ह्यूमरल हेड सुपीरियर मूव करके दोबारा इम्पिंजमेंट कॉज करेगा। ठीक है, और जो हीलिंग है हमारी, हीलिंग वो किस पे डिपेंड कर रही होती है, वो हमारे टीयर पे डिपेंड कर रही होती है कि हमारा पार्शियल टीयर है या फिर कंप्लीट टीयर है। नेक्स्ट हमारे पास रोटेटर कफ टीयर की कुछ कैटेगरीज आ जाती हैं। 4 कैटेगरीज हैं, स्मॉल, मीडियम, लार्ज, मैसिव। स्मॉल के अंदर जो हम कट लगाते हैं वो 1 सेंटीमीटर और लेस होता है, और इसके अंदर हम आर्थ्रोस्कोपिक प्रोसीजर यूज़ करते हैं, या फिर हम इसके अंदर डेब्राइबमेंट करते हैं। डेब्राइबमेंट करके हम बोन के एक्स्ट्रा पार्ट को रिमूव कर देते हैं, और इसमें हम सूचर वगैरह नहीं करते। मीडियम है नेक्स्ट, मीडियम में 1 सेंटीमीटर टू 3 सेंटीमीटर टीयर होता है। लार्ज में 3 to 5 सेंटीमीटर टीयर होता है, और मैसिव में मोर देन 5 सेंटीमीटर। लार्ज और मैसिव में हम ओपन प्रोसीजर और मिनी प्रोसीजर यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है इमोबिलाइजेशन। स्मॉल के अंदर हमने 1 से 2 हफ्तों तक स्लिंग पहनानी है, और एक्सरसाइज के लिए हमने स्लिंग को कब रिमूव करना है, डे ऑफ सर्जरी। जिस दिन से सर्जरी हुई है उसी दिन से हम स्लिंग को रिमूव करके उसको एक्सरसाइज करवा सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है मीडियम। मीडियम में हमने स्लिंग पहनाना है 3 से 6 हफ्तों तक, और 1 to 2 पोस्ट ऑपरेटिव डे, 1 से 2 दिन बाद ऑपरेट के हम स्लिंग को रिमूव करके एक्सरसाइज करवा सकते हैं। लार्ज एंड मैसिव का सेम है, इन दोनों में हमने 4 से 8 हफ्तों तक स्लिंग पहनाना है, और उसको रिमूव कब करना है एक्सरसाइज के लिए, 1 से 3 दिन बाद ऑपरेट के। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती हैं शोल्डर इंस्टेबिलिटी। शोल्डर इंस्टेबिलिटी में सबसे पहले हमारे पास आ जाती है एंटीरियर डिसलोकेशन। इसमें हमारे पास जो हाइपरमोबिलिटी होगी वो किसी भी ट्रोमा के बगैर हो रही है, ठीक है, एट्रोमेटिक है। इसमें 3 है, एंटीरियर डिसलोकेशन, एंटीरियर इंस्टेबिलिटी भी कहते हैं, पोस्टीरियर इंस्टेबिलिटी या पोस्टीरियर डिसलोकेशन, इंफीरियर इंस्टेबिलिटी और इंफीरियर डिसलोकेशन। एंटीरियर डिसलोकेशन किस तरह होती है, एंटीरियर डिसलोकेशन सबसे ज़्यादा कॉमन है। इन तीनों डिसलोकेशन के अंदर जब भी फोर्स्ड एक्सटर्नल रोटेशन या फिर एबडक्शन होगी, ठीक है, पोस्टीरियर साइड से फोर्स लगेगी, पोस्टीरियर ब्लो की वजह से फोर्स्ड एक्सटर्नल रोटेशन और एबडक्शन की वजह से एंटीरियरली डिसलोकेट हो जाएगा हमारा शोल्डर जॉइंट। इसके अंदर एप्रीहेंशन टेस्ट पॉजिटिव होता है, और एंटीरियर ड्रॉ टेस्ट करते हैं हम इसके अंदर। पोस्टीरियर इंस्टेबिलिटी लेस कॉमन है। ये होती कब है, जब हमारा फॉल होता है ऑन आउटस्ट्रेच्ड हैंड, और उसकी वजह से क्या होता है, शोल्डर फ्लेक्स हो जाता है और जो ह्यूमरल हेड है वो पुश्ड बैक हो जाता है, ठीक है। फॉरवर्ड फ्लेक्स्ड ह्यूमरस है और पोस्टीरियर ब्लो की वजह से होता है, पोस्टीरियर साइड से फोर्स लगती है, फॉल ऑन आउटस्ट्रेच्ड हैंड। इसमें हम पोस्टीरियर ड्रॉ साइन जो है वो पॉजिटिव होता है। लास्ट पे है इंफीरियर इंस्टेबिलिटी, ये लेस कॉमन है, ठीक है, रेयर है। इसमें हाइपर एबडक्शन होती है, ह्यूमरल हेड जो है वो डाउनवर्ड मूव कर जाता है, और ये रोटेटर कफ की वीकनेस या पैरालिसिस की वजह से होता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती हैं कि शोल्डर डिसलोकेशन की कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं। इसमें एक्सिलरी नर्व डैमेज हो सकती है। एक्सिलरी नर्व डैमेज
क्यों हो सकती, क्योंकि ह्यूमरल हेड का जब फ्रैक्चर होगा तो ह्यूमरल हेड के अराउंड से जो है वो ऑक्सिलरी नर्व पास कर रही होती है, तो उसके फ्रैक्चर की वजह से ऑक्सिलरी नर्व भी डैमेज हो जाएगी। रेडियल नर्व डैमेज हो सकती है। रेडियल नर्व डैमेज कब होगी, जब मिड ह्यूमरल शाफ्ट का फ्रैक्चर होगा तो रेडियल नर्व डैमेज होगी, क्योंकि ये मिड ह्यूमरल शाफ्ट से क्या पास कर रही होती है। नेक्स्ट आ जाती हैं हमारे पास लियंस। 3 तरह के लियंस होती हैं, बैंकार्ट लियन, हिल सैक लियन और स्लैप लियन। इंटीरियर डिसलोकेशन के केस में होती है बैंकार्ट लियन, और जो हिल सैक लियन है वो पोस्टीरियर डिसलोकेशन के केस में होती है। बैंकार्ट लियन में क्या होता है, हमारा जो जॉइंट होता है उसको कैप्सूल, लिगामेंट और जो टेंडन है वो स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहे होते हैं, जो जॉइंट के ऊपर एक्स्ट्रा मूवमेंट नहीं होने देते। एंटीरियर डिसलोकेशन में क्या होता है, एंटीरियर कैप्सूल भी डैमेज हो जाता है, क्लिनोइड लैब्रम भी डैमेज होता है और साथ में बाइसेप टेंडन भी डैमेज हो जाता है। इनके डैमेज होने की वजह से क्या होता है, बाइसेप टेंडन जब डैमेज होता है तो क्या होता है कि कैप्सूल का जो पीस है वो बाहर निकल आता है, पीस टूट कर एंटीरियर साइड पर आ जाता है, ठीक है, और इसे हम कहते हैं बैंकार्ट लियन। नेक्स्ट हमारे पास है हिल सैक लियन। हिल सैक लियन पोस्टीरियर डिसलोकेशन में होती है और ये कंप्रेशन फ्रैक्चर की वजह से होती है। इसमें क्या होता है कि ह्यूमरल हेड के पोस्टीरियर साइड के ऊपर कंप्रेशन आता है, उसकी वजह से जो है हिल सैक लियन होती है। नेक्स्ट हमारे पास है स्लैप लियन। स्लैप लियन कब होती है, जब सुपीरियर लैब्रम जो है वो डैमेज होता है फ्रॉम एंटीरियर टू पोस्टीरियर। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है सर्जिकल अप्रोच। सर्जिकल अप्रोच में हम क्या करते हैं कि सर्जरी तब रिक्वायर होती है जब जॉइंट हाइपरलेक्स हो जाता है। ये हम इन्हीं लेयंस की और जो हमने पीछे डिसलोकेशंस पढ़ी हैं उन्हीं की हम सर्जरी पढ़ने लगे हैं, ठीक है। जो लेयंस हमारे पास हो रही थी ना, ये हमारे पास किसी ट्रोमा की वजह से हो रही थी। पीछे हमने जो एंटीरियर डिसलोकेशन पोस्टीरियर और इंफीरियर पढ़ी हैं वो किसी ट्रोमा की वजह से नहीं हो रही थी, वो जॉइंट की वैसे हाइपरलेक्सिटी या वैसे ही जो उसका जॉइंट था वो फ्लेक्सिबल था उस वजह से हो रही थी। लेकिन जो लेयंस हैं ये किसी भी ट्रोमा इंजरी की वजह से होती हैं। सर्जरी कब रिक्वायर होती है, जब जॉइंट हाइपरलेक्स होता है, हाइपरलेक्स होने की वजह से बार बार डिसलोकेट होगा तो फिर हम सर्जरी करते हैं। इसमें सबसे पहले हम कैप्सुलोरेफी करते हैं। कैप्सुलोरेफी में क्या, कैप्सूल डैमेज होता है और इसमें हम पेंट वेस्ट टेक्निक यूज़ करते हैं। पेंट वेस्ट टेक्निक में हम क्या करते हैं, इसमें हम क्या करते हैं कि इसमें हम कैप्सूल के एक सिरे को पकड़ के दूसरे सिरे के ऊपर लाकर सूचर कर देते हैं, लाइक इसमें ओवरलैपिंग होती है, और इससे क्या होता है कि जो कैप्सूल है वो टाइट हो जाता है और वहाँ पे वो दोबारा से जुड़ भी जाता है। नेक्स्ट हमारे पास जो प्रोसीजर आ जाता है वो है इलेक्ट्रोथर्मली असिस्टेड कैप्सुलोरेफी। इसमें हम क्या करते हैं कि जिस जगह पे कैप्सूल लूज़ होता है वहाँ पे हीट देते हैं। हीट देने की वजह से क्या होता है कि कैप्सूल वहाँ से श्रिंक हो जाता है। श्रिंक होगा तो क्या होगा कि कैप्सूल जो है वो वहाँ पे टाइट हो जाएगा। ये दो प्रोसीजर्स थे, कैप्सुलोरेफी और इलेक्ट्रो थर्मली असिस्टेड कैप्सुलोरेफी। ये हम किस लिए यूज़ करते हैं, कैप्सूल को टाइट करने के लिए, कैप्सूल की टाइटनिंग के लिए, ताकि बार बार जो है वो जॉइंट डिसलोकेट ना हो। नेक्स्ट हमारे पास आती है इमोबिलाइजेशन। एंटीरियर डिसलोकेशन के केस में और पोस्टीरियर डिसलोकेशन के केस में। एंटीरियर डिसलोकेशन के केस में हमने स्लिंग पहनाना है, ठीक है, और उसमें जो है फ्लेक्जन है वो 10 to 15 डिग्री तक हम रखेंगे, ठीक है, और स्लाइड एबडक्शन होगी, एल्बो फ्लैग्स होगी और स्पोटेड होगी। इस कंडीशन के अंदर जो है वो हम स्लिंग पहनाएंगे कि फ्लेक्जन हो 10 to 15 डिग्री, स्लाइड एबडक्शन हो, एल्बो फ्लैग्स हो और स्पोटेड हो। सुपाइन के अंदर हम क्या करेंगे, आर्म के नीचे टॉवल रख देंगे। पोस्टीरियर डिसलोकेशन में कैसी स्लिंग की पोजीशन होगी, किस पोजीशन में हम स्लिंग पहनाएंगे, हैंड शेक पोजीशन में, लाइक जिससे हम हैंड शेक करते हैं उसमें क्या होता है, हॉरिजॉन्टल एबडक्शन हो रही होती है। हॉरिजॉन्टल एबडक्शन की पोजीशन के अंदर हम स्लिंग पहनाएंगे।